बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे मैच अब दूसरा खेला जा रहा है और साथ साथ क्योंकि पाकिस्तानी टीम के हवाले से अगर हम बात कर लें तो कुछ तब्दीलियां होती दिखाई दे रही हैं। इस टीम के अंदर आया पाकिस्तान टीम है, इसमें कामयाबी इस मैच में हासिल करती है नहीं, ये तो सब कुछ मैच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन साथ साथ क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान में होनी है और उसकी किस हद तक तैयारियां पाकिस्तान के अंदर अब तक कंप्लीट हो चुकी हैं, उस पर भी आज हम अपने शो में बात करेंगे। फिर साथ साथ है क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक बाकायदा तौर पर विमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज होने वाला है और 5 टीमें इसमें शिरकत करेंगी, उस हवाले से भी आज अपने शो के अंदर हम बात करेंगे। और बहुत सी चीजें नई होती दिखाई दे रही हैं शहर कायद के अंदर और बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजर आ रहे हैं जो मुख्तलिफ गेम्स को जो है प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं, यकीनन आज हम अपने शो में वो मौजूद भी हैं, उनसे आपका तारुफ भी कराएंगे और उस क्या वो एम लेकर आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में और कितने खिलाड़ियों को जांच कर निकालने की कोशिश करेंगे। और उनका मौकिफ यही है कि खासकर पाकिस्तान और कराची के अंदर से इंडोर्स गेम जितने होते हैं, हमारी कोशिश होगी कि हम वहां से अच्छे खिलाड़ी पाकिस्तान को प्रोवाइड करें। तो सबसे पहले जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ मोहम्मद सबकुतुल्लाह साहब मौजूद हैं, YSO के हेड ऑर्गेनाइजर हैं और जिस तरह मैंने कहा कि बहुत कुछ करने जा रहे हैं, बहुत कुछ इरादा है और बहुत कुछ करने कर चुके हैं, वो सब कुछ आज उनसे भी जानेंगे। और उनके साथ साथ फैजान अहमद साहब मौजूद हैं, वर्ल्ड एथलॉन के जो है CEO हैं और ये भी जिस तरह ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये लोग और क्या कुछ करने जाएंगे इस टूर्नामेंट में और कौन सा इवेंट करवा रहे हैं, इससे कबल भी ये काफी इवेंट करवा चुके हैं, उस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले जावेद इकबाल भट्टी की तरफ चलते हैं और क्योंकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे मैच जारी है तो इस पर भी जरूर बात करूंगा। जावेद साहब क्या कहेंगे इस वनडे के मैच का हवाले से, और ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी टीम है कुछ तब्दीलियों के साथ ग्राउंड में उतरेगी? जी मोहन भाई, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने इंट्रो में कहा, कल इंशाल्लाह जो हम दूसरा वनडे खेलने जा रहे हैं एडिलेड में, और आपको पता है एडिलेड की जो विकेट है वो बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। और इससे पहले आपको पता है कि हम सिर्फ वहाँ जो है एक मैच जीते थे, वो भी 28 साल कबल वसीम अकरम की क़यादत में, जिसने सकलेन मुश्ताक ने 5 आउट किए थे। तो देखिए, आपको कॉम्बिनेशन में थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी। जिस तरीके से सुफियान वकीम और कासिम अकरम भी आपके स्क्वाड में वहाँ मौजूद है, अगर इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को भी आप चेंज करते हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर तो आपके नो डाउट के बहुत आउट क्लास बॉलिंग करा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन एडिलेड की जो विकेट है वहाँ फास्ट बॉलर काफ़ी सफल करते हैं। तो इसी तनाजुर में मैं ये चाहूँगा कि हम जो है एक जेन्युइन स्पिनर जो है वो अपने स्क्वाड में 11 में उतारें। और इंशाल्लाह देखिएगा कि जिस तरीके से हमने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को बहुत टफ टाइम दिया था, तो कल हो सकता है कि इंशाल्लाह हम और अच्छा गेम पेश करें। अच्छा, हम अच्छा गेम पेश करें। थोड़ी सी ICC के हवाले से भी बात कर लें। काफ़ी पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब उस पर काफ़ी गुफ्तगू कर रहे हैं और क्या तैयारियां पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से हो रही है, इस पर भी गुफ्तगू मैं ज़रूर करना चाहूँगा जावेद साहब से। जावेद साहब, हाँ ना की सूरत हाल अब भी मौजूद है इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर और यहाँ पर हम भारत की टीम का भी जो फैसला होना अब तक नहीं हो पाया। आप समझते हैं कि अब देर नहीं करनी चाहिए, जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल आम कर देनी चाहिए मीडिया के लिए? बिल्कुल मोहन भाई, देखें इंडिया को भी चाहिए कि अब इतनी कंट्रोवर्सी में ना जाए। देखें, आपने चैंपियन ट्रॉफी तो खेलनी है। चैंपियन ट्रॉफी कोई पाकिस्तान का इवेंट नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है जो कि हमें दिया गया। हम तो होस्ट कर रहे हैं, हम मेज़बानी कर रहे हैं। तो ये ICC की जिम्मेदारी है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कहे कि भाई आप जो है OK की रिपोर्ट दो। दुनिया भर से जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली टीमें हैं वो पाकिस्तान में आ रही हैं, खेल रही हैं, बड़े सक्सेसफुल माहौल में खेल रही हैं। और पाकिस्तान आपको पता है बिल्कुल महफूज तरीन मुल्क है इस वक्त दुनिया में। तो इसीलिए इंडिया को भी चाहिए कि अपनी हठधर्मी छोड़े, अवाम के जज्बात का ख्याल करें, क्योंकि इंडिया की अवाम और पाकिस्तान की अवाम वो तो यही चाहते हैं कि हमारी बाहमी सीरीज़ हो। देखें, अब एक हफ्ते से CEO जो है हमारे ICC के हेडक्वार्टर में मौजूद है। अब आपको पता नकवी साहब भी जा रहे हैं। तो जे शाह को चाहिए कि फौरन से बेहतर ऐलान कर दे, क्योंकि हमें शेड्यूल जो है बनाने में आसानी होगी। इंडिया के सारे मैचेस ही हो सकता है कि हमें लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में रखने हो। और जिस तरीके से चैंपियन ट्रॉफी को लेकर हम अरबों रुपया स्टेडियम पे जो है लगा रहे हैं, इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं, तो इसीलिए इंडिया को चाहिए कि इसे देखते हुए वो फौरन पाकिस्तान आने का ऐलान कर दे। तो पाकिस्तान आने का ऐलान खत्म हो जाए। और चीजें वाजे हो जाएं, और अब तक ये चीजें वाजे होती दिखाई नहीं दी
दी हैं, जिसके बायस शाइकीन क्रिकेट थोड़े से मायूस ज़रूर हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया की टीम पाकिस्तान के दौरे पे आएगी और यहाँ पर चैंपियन ट्रॉफी खेलेगी, तो शायकीन क्रिकेट को एक दिलचस्प मैचेस देखने को ज़रूर मिलेंगे पाकिस्तान इंडिया के। साथ-साथ मैं ज़िक्र कर रहा था कराची के अंदर इवेंट एक मुनक्किद होने वाला है, कौन करा रहा है वो भी मैं आपको बताया था। जिस तरह ये दोनों मेहमान जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। मोहम्मद सफीरुल्लाह साहब मौजूद हैं जो YSO के हेड ऑर्गेनाइज़र हैं। उनके साथ-साथ वर्ल्ड एथलॉन CEO मोहम्मद फैज़ान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, फैज़ान साहब मौजूद हैं। तो ये दोनों के बाहमी मिलाप के साथ ही ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। और सफीरुल्लाह साहब से हमारे साथ ज़रूर मौजूद हैं, इनसे भी ये पूछूँगा क्या प्लान लेके चल रहे हैं आप नौजवान खिलाड़ियों के लिए? अस्सलाम वालेकुम, इट्स एन ऑनर टू बी ऑन योर शो। अच्छा, क्रिकेट की हमने काफ़ी बात करी। मैं यहाँ से आपको मैं बताऊँगा कि आप देख सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बात हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में बात हो रही है, बैडमिंटन के बारे में आपको बताऊँ। इंटरनेशनली एक न्यूज़ है, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर से बैडमिंटन को एलिमिनेट कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे प्लेयर्स जो नेशनल से इंटरनेशनल में जाने का स्कोप रखते थे या रखने के लेकिन potential सफीरुल्लाह रखते भाई, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही, लेकिन इसमें मैं आपको इंटरव्यू इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पर अगर हम देखें तो पूरी दुनिया ने आवाज उठाई है, पाकिस्तान ने आवाज नहीं उठाई, क्या वजह है? मैं इसी बात पर आ रहा था। देखें, हम ये चाहते हैं कि जो स्कोप आगे से हमारे प्लेयर्स का ग्रोथ का ख़त्म हो गया है ना, हम नहीं चाहते कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो टोटल मायूस हो जाएं इंडोर गेम्स के साथ बैडमिंटन के थ्रू भी, क्योंकि आगे रास्ता अगर उनको ग्रोथ पाथ नहीं मिलेगा इसके अंदर, तो वो बोलेंगे यार इन स्पोर्ट्स में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आगे इंटरनेशनली चोक पाथ आ गया, तो लोग चाहते हैं कि उसको अपने अंदर उसको ग्रूम करें उसके स्पोर्ट्स के अंदर। तो बहुत सारी मायूसी हम लोग को पता चली, और फिर हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो हेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लोग भी आवाज़ उठाएं, क्योंकि बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ ने आवाज़ उठाई। मलेशिया ने उठाया है, इंडिया ने उठाया है कि भाई कॉमनवेल्थ के ऊपर प्रेशर आए कि भाई आप लोगों ने एक प्लेटफॉर्म था, इसको आपने लोगों ने इसको एलिमिनेट कर दिया। तो इस तरीके से बहुत सारे कलेक्टिवली मेडल्स, बहुत सारे कलेक्टिवली अचीवमेंट जो है ना वो एलिमिनेट हो गई हैं। नाउ हैविंग सेड दैट, अगर जब किसी प्लेयर को आगे रोड मैप नहीं मिलेगा, कि उसको ग्रोथ पाथ नहीं मिलेगा, वो उस गेम में क्यों आएगा? तो उस सिचुएशन में हम चाहते हैं कि हम एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म कराची ग्राउंड लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर अपने प्लेयर्स को प्रोवाइड करें, यंग जनरेशन को प्रोवाइड करें, ताकि उनकी मायूसी ख़त्म हो और वहाँ से ग्राउंड लेवल के ऊपर कांस्टेंट जनरेशन को, कांस्टेंट टैलेंट को हंट किया जाए। अब होगा ये कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ फोकस रखेंगे उस चैनल के ऊपर जो कि ऑलरेडी बिल्ट हो चुका है, उस एसेट के ऊपर जो कि ऑलरेडी नेशनल और स्टेट लेवल पे जा चुका है, उसकी भी एक शेल्फ लाइफ है ना। अब शेल्फ लाइफ कितनी है, प्लस आगे से ग्रोथ पाथ कंप्लीट खत्म हो गया, तो ग्राउंड के ऊपर ऑलरेडी लोग नहीं आ रहे, तो ये गेम तो डेड हो जाएगा बिल्कुल ही। लेकिन इसी डेड गेम को आप अपने इवेंट में शामिल कर रहे हैं और इसी को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो 10 नवंबर को खेला जाएगा। किस नाम से ये इवेंट हो रहा है? 10 नवंबर को जो हम गेम खेल रहे हैं, ये इकबाल डे सेलिब्रेशन बैडमिंटन टूर्नामेंट है। 9 नवंबर को होता है इकबाल डे। हम लोगों ने संडे को उससे रखा है ताकि लोगों के लिए आसानी हो इसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए। नेशनल कोचिंग सेंटर पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के अंदर है ये, कराची में, और इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट फैसिलिटी। अच्छा, इसमें कौन कौन से प्लेयर हिस्सा ले सकते हैं या कोई कैटेगरीज आपने रखी है इसमें? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। हम लोगों ने इसके अंदर जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं या जो स्टेट लेवल प्लेयर्स हैं या जो डिपार्टमेंटल प्लेयर्स हैं, उनको इस वक्त इसमें मौका नहीं दिया है, क्योंकि हमने कहा ना हम ग्रास रूट लेवल के ऊपर टैलेंट को हंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिगिनर्स और जो इंटरमीडिएट क्लब लेवल के प्लेयर्स हैं, कॉलेजेस वगैरह में खेलते हैं, स्कूल्स में अपना नाम बनाना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थोड़ा बहुत खेलना चाहते हैं, उनको हमने मौका दिया है। तो उससे होगा ये कि हमें कुछ एक पूल ऑफ प्लेयर्स मुख्तलिफ स्टेट से हमें मिल जाएगा, जिसके ऊपर हम नज़र रख सकेंगे और देख सकेंगे किस में कितना पोटेंशियल, कौन कितना टाइम कहाँ दे सकता है, और फिर वहाँ से उसको आगे लेके चलेंगे। चले वहाँ से आगे लेके चलेंगे, इस पर मजीद गुफ्तगू भी रहेगी। फैज़ान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वर्ल्ड एथलॉन के CEO हैं और इस इवेंट को भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बैडमिंटन एक ऐसा गेम जिसके लिए मादी अगर हम चले जाएं तो अच्छे प्लेयर्स पाकिस्तान के पास निकले, और करंट में अगर हम देखें तो हमारे पास माहूर शहजाद हैं, पलवशा हैं और दीगर और भी प्लेयर्स हैं। अगर हम लाहौर की बात कर लें, इस्लामाबाद की बात करें, तो वहाँ भी अच्छे टैलेंटेड प्लेयर निकल कर आ रहे हैं और आप इवेंट करने जा रहे हैं। और जिस तरह सफीरुल्लाह भाई ने कहा कि यहाँ पर हम ग्रास रूट लेवल के खिलाड़ियों को ज़्यादा तरजीहात में शामिल कर रहे हैं, तो आप भी इन्हीं के साथ कोलैबोरेशन के साथ इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इससे कबल भी आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ था, तो आप समझते हैं कि हमें टैलेंट की तलाश के लिए कुछ मेहनत करनी है आप जैसे ऑर्गेनाइज़र को? अस्सलाम वालेकुम, इट्स एन ऑनर टू बी ऑन योर शो। अच्छा, मैं यही कहूँगा कि आपने इस तरह का कि पहले हमारे पास बैडमिंटन के प्लेयर्स बहुत सारे हुआ करते थे पुराने टाइम में,
अब यही है कि हम इनके साथ कोलैब कर रहे हैं वाईएसओ के साथ। हमारा एम यही है कि हम ग्रास रूट से प्लेयर्स निकालें। अच्छा, मेरी जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन ये है कि एशियन जो हैं लोग, जो यहाँ के एशिया के, जो साउथ एशिया के जो लोग हैं, ये नेचुरली बैडमिंटन में टैलेंटेड ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू यूरोपियंस। अगर आप देखें चाइनीज़, इंडियंस, जापानीज़, ये जो इधर के जो प्लेयर्स हैं और पाकिस्तान के भी, जो ये नेचुरली बैडमिंटन में बहुत टैलेंटेड हैं। तो हमारी यही गोल है कि हम यहाँ से ग्रास रूट से प्लेयर निकालें इंटरनेशनल लेवल, ओलंपिक लेवल के लिए। अच्छा फैज़ान साहब, आपने ग्रास रूट लेवल की बात की है और इवेंट आपके करीब ही है, बहुत करंटली इवेंट होने वाला है, और इसके लिए आपने, क्योंकि ग्रास रूट अगर हम देखें तो हमारे पास स्कूलों की सतह से अगर अच्छे बच्चे निकलते तो हम कहते हैं कि यहाँ से ग्रास रूट लेवल से अच्छे बच्चे हैं। तो जी आपने प्राइवेट स्कूलों के साथ साथ गवर्नमेंट स्कूल को फोकस रखा है इस जी इवेंट जी के लिए? हमने प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज सबको केटर किया, सबको हमने इनवाइट किया इस टूर्नामेंट में। हमारे पास उनकी भी रजिस्ट्रेशंस आई हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स की भी आई हैं, प्राइवेट स्कूल्स की भी आई हैं, ये सब के लिए ओपन है। अच्छा, कितनी कैटेगरीज पे आप इवेंट करवा रहे हैं, डबल, हमारी सिंगल और कोई एज लिमिट? हमारी टोटल 4 कैटेगरीज हैं मेंस और वुमेन की, जिसमें मेन का सिंगल्स एंड डबल्स और इसी तरह वुमेन्स का सिंगल्स और डबल्स है। एज ग्रुप कोई हमने स्पेसिफाई नहीं ओपन करा, एज रखी। ओपन एज है। इसमें कोई 40 इयर्स का, 25 इयर्स, 15, 16 इयर्स, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता चलें, कोई भी शिरकत कर सकता है। जावेद साहब की तरफ वापस आते हैं। जावेद साहब, यहाँ पर अगर देखें तो मोहम्मद रिजवान पहले मैच के लिए अगर हम समझते हैं कि एक अच्छी इनिंग तो उन्होंने खेली है, टॉप स्कोरर रहे। बाबर का किरदार भी बड़ा इंपॉर्टेंट है सेकंड मैच के लिए। 37 रन की बारी पहले वनडे में खेली है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी है दूसरी वनडे में भी। लेकिन साथ साथ एक ऐसा प्लेयर जिसके लिए हमने काफ़ी आवाज़ें उठाई और इसी प्लेटफॉर्म से उठाई, वो पाकिस्तान टेस्ट टीम का हिस्सा बना और उसने प्रूव किया कि उसके अंदर सलाहियतें काफ़ी हैं और उसने डेब्यू पे सेंचुरी स्कोर की। वनडे में भी मौका उन्हें ऑस्ट्रेलिया के टूर्स के लिए दिया गया और यहाँ पर भी उन्होंने पहले मैच में खातिर कारकर्दगी नहीं दिखाई, लेकिन दूसरा वनडे के लिए उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और फिर साथ साथ मैं जो है यहाँ पर नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से भी बात करूँगा। जिस तरह आप कह रहे थे फैसल अकरम वहाँ मौजूद हैं, उन्हें चांस दिया जाए तो कुछ बेहतर होगा, क्योंकि वो जिस किस्म की बॉलिंग करते हैं और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में एक स्पिनर्स की रेगुलर ज़रूरत है। अगर फैसल खेलते हैं तो पाकिस्तान को एक बेनिफिट होगा। और फिर कामरान गुलाम के हवाले से क्या कहेंगे? भाई देखें, कामरान गुलाम ने जिस तरीके से टेस्ट मैच में अपने डेब्यू पे 100 किए थे, वो शानदार 100 थे। उन्होंने अपना टेम्परामेंट, अपनी स्किल्स जो है विकेट पे स्टे करके शो की और पहले मैच में 100 कर दिए। फिर उसके बाद जो 3 बारियां उन्होंने खेली हैं, उनमें कोई खातिर खा जो है नकुश नहीं छोड़ सके। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने पहला वनडे खेला है, पहली दफ़ा उनको जो है फास्ट और ग्रासी विकेटों पर खेलना पड़ रहा है, तो वहाँ आपको कामरान गुलाम में स्ट्रगल करते हुए नजर आए। देखें, उसे पैट कमन ने एक बॉल शॉर्ट पिच कराने के बाद दूसरी बॉल पे ही आउट कर दिया था। इसका मकसद ये है कि उन्होंने जज कर लिया है कि आप दिलेरी से नहीं खेल रहे। देखें, अगर आप दिलेरी से उस विकेट पर खेलेंगे तो नसीम शाह की मिसाल मौजूद है, जिसने नीचे नंबरों पर आके 40 रन कर दिए, जिसमें 4 फलक छाप छक्के भी शामिल थे। तो कामरान गुलाम के लिए दूसरा वनडे जो बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि आपने डोमेस्टिक में तो रन्स के ढेर लगाए हुए हैं और ये फिर ये ना हो कि आपके मुतालिक यही बातें हो कि आप वही मीडियम पेसर और ये हमारी जो डेड विकेटें इन्हीं पिचेस के प्लेयर हैं, ना कि इंटरनेशनली जब आपको जो है मौका दिया गया है तो वहाँ अपनी सलाहियतों का अगर इजहार नहीं करेंगे तो जाहिर है हम या और लोग बैठ के बातें तो करेंगे। कल कामरान गुलाम को चाहिए देख अपनी स्किल शो करनी। अगर आप विकेट पे कोई भी बैट्समैन है, अब्दुल्ला शफीक हो गया, साइम अयूब हो गया, कामरान गुलाम हो गया, इन तीनों प्लेयर्स पे एक एक इनिंग ड्यू है। और अगर ये विकेट पे स्टे करते हैं, यार ये T20 नहीं है, 50 ओवर्स का गेम है। अब जो है कैलकुलेशन से खेला जाता है। 5-5 ओवर की फॉर्मेट बनाकर प्लेयर जो है ना खेलते हैं कि ये 5 ओवर मैंने खेले कैसे खेल रहे हैं, अगले 5 ओवर मैंने कैसे खेल रहे हैं, दायरे में मैंने कौन सी स्किल्स इस्तेमाल करनी है, जब दायरा खुल जाएगा तो मैंने कौन सी शॉट्स खेलनी। इन सारी चीज़ों पे जो हमारी मैनेजमेंट बैठी हुई है, उन प्लेयरों को चाहिए कि उनसे जाकर बात करें और उनसे रहनुमाई लें।
देखिए आजकल सारी चीजें आसान होगी, एक क्लिक दबाएंगे तो आपको सारा नजर आ जाएगा किस प्लेयर की क्या खामियां है, किसकी क्या खूबियां है। तो इन चीजों को सामने रखते हुए जिस तरीके से नौजवान सीनियर इस टीम का संगम बना है, इंशाल्लाह कल जो वनडे हमारा जुम्मे को होगा तो उसमें हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हमारा टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर अगर स्कोर करता है, और आपको पता है एडिलेड की विकेट पे जो है 300 प्लस तो रन बनते ही बनते हैं। लास्ट टाइम भी ऑस्ट्रेलिया हम इंग्लैंड से खेले थे तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से जब हमारा मैच था तो ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग पार्टनरशिप थी वो 284 की थी, जिसमें वार्नर और ट्रेवर्स हेड ने सेंचुरी हमारी थी। तो इसको जहन में रखते हुए आप भी उसी स्किल्स का मुजाहरा करें, इंशाल्लाह अगर आप लेकिन आप कह रहे हैं कि लगा देंगे एडिलेड की विकेट है बैटर्स के लिए साजगार होगी और हमेशा की तरह एक दफा फिर बैटर्स अच्छे कारकर्दगी का मुजाहरा करते दिखाई देंगे। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग अगर हम देख लें तो इस वक्त मुकम्मल तौर पर फ्लॉप जारी है। हमने लास्ट अगर इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट मैच खेले उसमें भी पाकिस्तान की खातिर खा बैटिंग कारकर्दगी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जिस तरह पहले वनडे में मुकाबला करता दिखाई दिया ऑस्ट्रेलिया से, हमें उम्मीद है कि दूसरा वनडे में पाकिस्तान अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा। सबकुतुल्लाह साहब, मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो आप इवेंट कराने जा रहे हैं उसमें खिलाड़ियों के लिए क्या बेनिफिट आप लोगों ने रखा है, साथ साथ है क्योंकि शायकीन वहाँ पर मौजूद होंगे इस गेम को देखने के लिए, यकीन वालिदैन भी होंगे, उनसे रिलेटिव और भी लोग मौजूद होंगे, उनके लिए क्या क्या चीज़ें आपने वहाँ पर की हुई है, ऑर्गेनाइज की हुई है? Absolutely, but first thing first, we want to showcase their talent to the whole world. तो हम लोगों ने वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म अरेंज किया है जिसमें लाइव ब्रॉडकास्टिंग होगी मैचेस की और प्लेयर्स की, और उसमें उन लोगों के जो मैचेस होंगे वो एनिमेटेड होंगे, उसमें प्लेयर्स के नाम और उनकी लाइव स्कोरिंग फर्स्ट एवर टाइम इन बैडमिंटन होगा इसी तरीके से। तो लाइव स्कोरिंग चलती रहेगी और नंबर ऑफ कैमराज आर क्वाइट हाई, सो विच इज़ गोइंग बी वेरी गुड। सेकंड थिंग दैट आई वांट टू शो आई वांट टू एक्सप्लेन इज के जो स्पेक्टेटर्स हैं हमारे पास, जो लोग हमारे पास आने वाले हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑफ द प्लेयर्स, उनके लिए हम लोगों ने जो है 100 ब्रांडेड टी शर्ट्स रखी हैं, जो कि दो टी शर्ट्स आर एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव, वो लकी ड्रॉ के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। और इसके अलावा उनके लिए रिफ्रेशमेंट्स हैं, हॉट ड्रिंक्स वगैरह हैं, लाइट रिफ्रेशमेंट्स एंड ऑल दैट, और जो प्लेयर्स हैं उनके लिए फ्रूट्स वगैरह रखें ताकि वो अपनी एनर्जी को मेंटेन रखें। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमारे पास आउट ऑफ सिटी आ रहे हैं, कराची से बाहर के, उनके लिए फ्री अकोमोडेशन रखी हुई है, उनके लिए डिनर ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम है हमारे पास, ठीक है। और इसके अलावा कैश प्राइजेस हैं, विनर्स एंड रनर्स अप के पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स हैं, और समथिंग विच इज़ एन एक्स फैक्टर इन दिस टूर्नामेंट, आवर मोटो इज दैट एवरीबडी इज अ विनर। सर, तो हमने पार्टिसिपेशन मेडल्स रखे हैं। पार्टिसिपेशन मेडल का मतलब होता है कि आप खेलो या जीतो या हारो, कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाएंगे, क्यों ना वो मेडल ही क्यों ना, क्योंकि एक किसी खिलाड़ी को मेडल भी मिलता है तो उसके लिए उससे बढ़कर कुछ नहीं होता है कि उसकी जीत है। क्योंकि अगर आप किसी भी फैमिलीज में चले जाएं, वो मेडल्स यकीनन एजाज़ की बात होती है, वो मेडल्स घर के अंदर मौजूद है, किसी सेफ जगह पर रखी जाती है, और वो एक एजाज़ की बात होती है। फैज़ान साहब, थोड़ा सा बिल्कुल फैज़ान साहब आपकी तरफ आऊँगा और ये पूछूंगा कि क्या क्राइटेरिया आपने खिलाड़ियों के लिए रखा है इस इवेंट में शिरकत के लिए? कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, जो बिगिनर भी है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, तभी हमने बिगिनर और इंटरमीडिएट्स के लिए टूर्नामेंट रखा है। नहीं, ये इसके लिए अगर आप हम समझते हैं कि कोई इवेंट कराने के लिए या तो फिर एकेडमी से रब्ता या फिर कोई ओपन ट्रायल्स या फिर ऑनलाइन कोई रजिस्ट्रेशन, क्या रखा हुआ है आपने इससे? हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं प्लेयर्स की। हम उनसे थोड़ा पूछते हैं कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, उस हिसाब से फिर हमको कैटेगराइज कर रहे हैं कि वो बिगिनर है या इंटरमीडिएट है, ताकि हम इनिशियल स्टेजेस पर अगर बिगिनर है तो उसका बिगिनर के साथ ही हम ड्रॉ करेंगे मैच। तो बिगिनर्स भी आएँ और उनको भी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, और ताकि वो भी फिर फ्यूचर में अपने आप को बेहतर करें और इंटरेस्ट लें स्पोर्ट्स में। चलें, इंटरेस्ट लें, लेकिन साथ साथ क्योंकि एक बैडमिंटन के प्लेयर्स के लिए अगर हम देखते हैं वो ग्राउंड्स तक आते हैं, तो इसमें हमने देखा है कि प्लेयर्स है बहुत ज़्यादा स्कूलों की सतह पर अगर हम देखें, जो प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स हैं बहुत ख़ास तवज्जो देते हैं बैडमिंटन पर, और क्योंकि इंडोर गेम है। और क्या बेसिक वजह है कि इंडोर गेम पर आप लोगों का ज़्यादा फोकस है? इंडोर देखें, वर्ल्ड एथलॉन का ओवरऑल जितने स्पोर्ट्स हैं उन सब पे फोकस है। हम आउटडोर जो है हमने पहले जो कराई थी, हमने मैराथन कराई थी। इट वाज़न्ट अ कंप्लीट मैराथन, नीदर इट वाज एन हाफ और फुल मैराथन, इट वाज अ 5 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर रन। तो हमारा आउटडोर स्पोर्ट्स पे भी है,
जो यूथ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है YSO, जिनके हेड ऑर्गेनाइजर मोहम्मद सिबगतुल्लाह हैं, ये इनका फोकस ज़्यादा इंडोर स्पोर्ट्स पे है। तो हम मिले थे थ्रू अ रेडियो चैनल, तो उधर फिर हमने मिलकर अब ये कोलैब करके हमने एक बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। और अब मिलके बाकी वैसे हमारा फोकस ओवरऑल सब स्पोर्ट्स पे है, चाहे वो फिर स्विमिंग हो, चाहे फिर वो टेनिस हो, चाहे वो फिर आगे फुटबॉल हो। स्विमिंग से याद आया कि मेरी जब आपसे कुछ देर कबल जी, बात जी। हो रही थी कि अच्छे स्विमर भी आप रह चुके हैं, आपका घराना भी स्पोर्ट्स से काफी मोहब्बत करता है, काफी अच्छे जी, जी। प्लेयर्स भी आपके घर से निकले हैं। जी, जी, मैं खुद ही स्विमिंग चैंपियनशिप खेलता था, मैं स्टेट लेवल खेलता था। अराउंड 5 टू 6 इयर्स मैंने वो खेला है, मैं खुद एक स्विमर रह चुका हूँ। उसके बाद अभी करंटली जो मेरा छोटा भाई है वो एक नेशनल प्लेयर है, वो नेवी को रिप्रेजेंट करता है नेशनल्स में, और अभी उसका ओपन में 400 फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज भी लगा है। और जो मेरे से जो दोनों एल्डर ब्रदर्स हैं मेरे, वो भी एक फुटबॉल का प्लेयर अच्छा रह चुका है, एक यूनिवर्सिटी लेवल का बास्केटबॉल प्लेयर रह चुका है। तो हमारा जो ओवरऑल, हम किसी एक स्पोर्ट्स को लेके नहीं चलते, हमारा ये है कि थोड़ा हाइब्रिड एथलीट हैं। अभी लास्ट 2 मंथ्स पहले मैंने ट्रायथलॉन खेली थी फर्स्ट टाइम, तो उसमें स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग तीनों होता है। तो आई गॉट 4th पोजीशन फ्रॉम अराउंड 15 प्लेयर्स। और तो फर्स्ट टाइम आप कह रहे थे कि मैं शिरकत कर रहा फर्स्ट था। टाइम, हाँ मेरा फर्स्ट टाइम था ट्रायथलॉन का इवेंट का। तो स्विमर तो मैं रह चुका हूँ, तो आई हैड एडवांटेज इन स्विमिंग, और रनर भी मैं अच्छा हूँ। आई हैव डन हाफ मैराथन्स आई थिंक अराउंड 4 to 5 टाइम्स, तो मैं एक रनर भी अच्छा हूँ। फिर जब स्टेमिना मेरा है तो फिर मैं साइकिलिंग भी चलें, स्टेमिना है तो सब अच्छा। कुछ अच्छा है, जी, जी। और फिटनेस आपकी अच्छी है तो हर जी, चीज जी। अच्छी होती हुई दिखाई ऐसा देती ही है। है। और फैजान साहब कह रहे थे कि आप जितने इवेंट करवाते हैं वो बहुत ज्यादा इंडोर पर है। मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि हमारा कौमी खेल हॉकी, इस तरफ भी आपकी कोई तवज्जो है? क्योंकि फैजान कह रहे हैं कि सारा इंडोर गेम आपके कब्जे में है और कौमी खेल हॉकी की तरफ तवज्जो नहीं है। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। हॉकी, हम लोग जब छोटे थे तो क्रिकेट से ज़्यादा हॉकी देखते थे। तो असल में वक्त दूसरा था ना वक्त दूसरा सुबतुल्लाह था, भाई, वो वक्त commercialize हो ऐसा गया, सब था commercialize हो कि गया। हॉकी को अगर हम देख लें तो वो लकड़ी की टाल हुआ करते थे, वहां पर हॉकी नहीं मिलती थी, वो टाल पर जाकर हम हॉकी लेकर गलियों में Exactly, खेला करते थे। लेकिन exactly. उस वक्त हम चैंपियंस थे, वर्ल्ड चैंपियन थे, सब कुछ थे। एग्जैक्टली, यू राइट। हम लोग ने भी शुरू में जब ग्राउंड में खेलना शुरू किया था तो क्रिकेट नहीं, हम लोगों ने हॉकी से स्टार्ट किया था खेलना। तो हॉकी के ऊपर ज़रूर फोकस रहेगा इंशाल्लाह। हॉकी के लिए हम लोग अभी रोड मैप और एक डिज़ाइन प्लान डिज़ाइन कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, ताकि हम ये चाहते हैं कि हॉकी को इसको कैसे ग्रो किया जाए, किस किस्म का उसका प्लान हम बनाएंगे, कहाँ पे हम कैंप्स लगाएंगे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंप्स हैं वो कहाँ तक पहुँचे तो हम उसमें क्या ऐड करके उसको आगे लेके जा सकते हैं। इस हवाले से आपकी कोई सी हॉकी ओलंपियन से या हॉकी प्लेयर से कोई बातचीत चल रही है? There are a few that we are just discussing, some senior players, इंशाल्लाह उनसे हमारी डिस्कशन अभी लाइनअप पे है, वो हमारे साथ बैठेंगे इस इवेंट के बाद, इंशाल्लाह हम उनके साथ डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद यानी सोचेंगे। मुस्तकबिल में उम्मीद रख सकते हैं कि एक सर, अच्छा बिल्कुल रख सकते हैं। ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं अब आप हॉकी का इंशाल्लाह, टूर्नामेंट इंशाल्लाह, कराची के अंदर। इंशाल्लाह जरूर। देखिए, भी बड़ा चले है। इससे जी फैजान साहब ये पूछिए। मैं ये कहूँगा, ये अभी हमारा स्टार्ट है। ये भी इतने पुराने नहीं है, हम भी अभी इतने पुराने नहीं, मगर हमारे गोल्स और एम्स बहुत बड़े हैं। तो अभी मोहब्बत कर रहे हैं स्पोर्ट्स मोहब्बत से। है स्पोर्ट्स से, और स्पोर्ट्स का मतलब यही है कि हम सिर्फ 1-2 स्पोर्ट्स को केटर नहीं करेंगे। इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम दूसरे लोगों के साथ भी कोलैब करना पसंद करेंगे, और इंशाल्लाह आगे बड़े-बड़े अच्छा, टूर्नामेंट्स किसी भी आने इवेंट में- को ऑर्गेनाइज करने के लिए फैजान साहब स्पॉन्सरशिप का बड़ा अमल दखल होता है। इस इवेंट को आप ऑर्गेनाइज करने जा रहे जी, हैं, जी। तो स्पॉन्सरशिप किस हद तक आपको मिली है? अपनी मदद आपके तहत ही आप सारे काम कर रहे हैं? नहीं, हमारे पास स्पॉन्सर्स भी हैं हमारे साथ। ये मैं ये कहूँगा कि बहुत आसानी से भी नहीं मिले ना, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं हुई, मगर ये है कि हमारे साथ स्पॉन्सर्स भी हैं, और इसी तरह फिर हम आगे चल रहे हैं टूर्नामेंट देखिए, को अगर लेके। चीज़ को जी। कमर्शलाइज करना होगा तो स्पॉन्सर्स के पीछे भागेंगे, लेकिन अगर आपने गेम को प्रमोट करना है और गेम पे फोकस करना है और प्लेयर्स पे फोकस करना है तो कमर्शियल एस्पेक्ट को सेकेंडरी रखें, गेम से मोहब्बत बड़ी पहले करें। अच्छी सोच के साथ ही ये लोग काम करने को तरजीहात में शामिल कर रहे हैं। और मैं ये ज़रूर ये पूछूंगा कि इन बच्चों के लिए जब वो बैडमिंटन के अच्छे प्लेयर बनकर निकलेंगे, और उनके लिए क्या स्कोप आपने रखा है कि कोई एक क्राइटेरिया बनाएंगे कि इन बच्चों में से जो टैलेंट यानी कि बेहतरीन प्लेयर्स निकलेंगे उनके लिए कोई गोल बना के आपने सेट किया है कि ठीक इसका है जवाब- इन फ्यूचर उनके लिए एब्सोल्युटली, कोई इवेंट्स उनको देते रहें या फिर उनको स्पॉन्सर करते रहें? क्योंकि Absolutely. बहुत कमी होती है किसी भी प्लेयर्स को स्पॉन्सर करना। एब्सोल्युटली। इस बात का जवाब मैं दो हिस्सों में दूंगा। जो आपने मुझसे कहा, अभी आपने बताया कि स्कूल्स को आप लोगों ने अप्रोच किया है, आई हैव टू टेल यू समथिंग। अंडर प्रिविलेज स्कूल्स और अंडर प्रिविलेज जो प्लेयर्स होते हैं वो ज़्यादा इंटेंसिटी
गेम में दिखाते हैं। दे आर मच मोर हंग्रियर टू डू समथिंग फॉर देयर कंट्री, फॉर देयर डिस्ट्रिक्ट, फॉर देयर स्कूल। उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती। जब उनको थोड़ी सी भी फैसिलिटी मिलती है ना, दे वांट टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, कि यार थोड़ा सा मौका मिला, कुछ कर दो, दोबारा शायद मौका मिले ना मिले। वो प्लेयर्स जिनके पास ज़्यादा सब कुछ, सारी फैसिलिटी हैं, मेंबरशिप भी है, जिम खाना भी है, ये भी है, वो भी, सारे क्लब्स के चुटकी बड़ा उनके पास सारे क्लब्स अवेलेबल होते हैं, इक्विपमेंट भी एक्सपेंसिव है, वो शायद इतनी इंटेंसिटी से 1000 में से 2 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे जो कि इतनी इंटेंसिटी से कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो उन प्लेयर्स को जब हम देखेंगे तो उनको साथ हम डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे अच्छा ये वो प्लेयर हैं या ये वो पूल है जो कि इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये वो करीबी कैंप्स हैं जो उनको लेने के लिए भी तैयार हैं। क्या बजटिंग बनती है, क्या हम उनको 6 महीने का कोर्स करवाएं स्पेशल ट्रेनिंग्स के लिए, 8 महीने का करवाएं, 1 साल का करवाएं, और उनको फिर ग्राउंड से, स्ट्रीट से क्लब लेवल पे लेकर आएँ, या अगर क्लब का प्लेयर है तो क्लब को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेकर आएँ, या स्कूल लेवल पे लेकर आएँ, वो डिस्ट्रिक्ट का प्लेयर है तो फिर उसको स्टेट लेवल पे लेकर आएँ। तो इस तरीके से रोड मैप बिल्कुल है। इस तरह खिलाड़ियों को स्टेप बाय स्टेप ये उनकी सलाहियतों को देखेंगे और उसके बाद उनके लिए बाकायदा एक रास्ता खोल देंगे कि वो प्लेयर्स है मुल्क और का नाम रोशन करते दिखाई लेकिन दें। यंग प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस है। बिल्कुल यंग प्लेयर्स, और यकीनन रॉ टैलेंट की हमारे मुल्क के अंदर कमी नहीं है, और इसी की तलाश के लिए ये लोग भी काम कर रहे हैं। और जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद हैं। जावेद साहब, पाकिस्तान के लिए जिस तरह वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में मोहम्मद आसिफ ने कारनामा अंजाम दिया, तीसरी दफा टाइटल जीता, तो फिर मास्टर इवेंट में भी वो अपने पहले तीनों मैचेस जीतने में कामयाब हो गए हैं। क्या कहेंगे, यहाँ पर बड़ा शानदार आगाज उन्होंने कर दिया इस इवेंट का भी। जी मोइन भाई, देखिए मोहम्मद आसिफ ने कमाल कर दिया। देखें, तीसरी दफ़ा उन्होंने ये टाइटल जीता है, और आपको पता है कि इस मास्टर में भी, और हम जैसे असजद था, एहसन रमज़ान था, उन पर भी तकिया किए हुए थे, लेकिन मोहम्मद आसिफ ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। जिस तरीके से उन्होंने जो हमारी जो है कौमी फ्लैग को जो है पूरी दुनिया में लहरा दिया है, और तीसरी दफ़ा स्नूकर के चैम्पियन हुए हैं, ये पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है। और मैं ये चाहूँगा कि जिस तरीके से मोहम्मद आसिफ ने फाइनल जीता है, और जब वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, जिस तरीके से हमने असगर नदीम को पजीराई दी थी, अरशद नदीम को, वही पजीराई इस प्लेयर को मिलनी चाहिए कि उन्होंने तो गोल्ड जीता था ओलंपिक में, लेकिन इन्होंने तीसरी दफ़ा फाइनल जीता है, तो मोहम्मद आसिफ इसके हकदार हैं। और जिस तरीके से हम पाकिस्तानी कौम जो अपने हीरोज़ का जो है इस्तकबाल करती हैं, उसी तरीके से गवर्नमेंट लेकिन इसमें बड़ी एक कॉमन चीज़ है, आसिफ ने, मोहम्मद आसिफ ने जो है वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में कामयाबी हासिल की, फिर मास्टर इवेंट्स के अंदर अपने तीनों मैचेस जीते, लेकिन इसमें 2 ममालिक के खिलाफ उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। पहले उन्होंने इंडिया की टीम को शिकस्त दी, और फिर दूसरा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान टीम है, क्रिकेट टीम है, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, तो वहाँ पर मोहम्मद आसिफ ने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को भी शिकस्त से 2-4 किया। तो क्या समझते हैं कि जहाँ हम शिकस्त दोनों टीमों से माजी में क्रिकेट में हारते रहे, और ये मोहम्मद आसिफ ने इनके खिलाफ कामयाबी हासिल की हुई है? मोइन भाई, इसका देखें, इन शिकस्त जो इन 2 ममालिक को शिकस्त दिए, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है ना। पाकिस्तानी इससे तो इंडिया को अगर हरा दिया तो पाकिस्तानी वैसे ही आपको पता खुश हो जाते हैं, और फिर ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, तो हमारे प्लेयर ने वो कारनामा तो अंजाम कर दिया। सोने पे सुहागा। हाँ, सोने पे सुहागा। देखे ना भाई, अगर वो इतना अच्छा खेलने के बाद पाकिस्तान आ रहा है, और फिर हम जो है जैसे क्रिकेट हो गया, या जैसे अभी अरशद नदीम जीत कर आया, हमने मीडिया ने उसको इतनी हाइप दे दे के हमने कहाँ से कहा, लेकिन असल ये भी हमारे हीरो हैं जो इतनी मेहनत से इतनी बड़े बड़े मवालिक को शिकस्त देकर आ रहे हैं। अब्दुल्ला साहब से जरूर पूछूंगा कि वो खिलाड़ियों को वो प्रेशराई नहीं मिलती जिस तरह अगर हम देखें तो कुछ प्लेयर्स को जरूर मिलती है। अरशद नदीम ने बड़ा जबरदस्त कारनामा अंजाम दिया, वैसे ही हमने उनको जो है इस्तकबाल भी किया, इनामात से भी नवाजा, कैश प्राइजेस से भी, लेकिन उसके अलावा भी दीगर खेलों में उम्दा कारकर्दगी रही है। अब जिस तरह मोहम्मद आसिफ ने तीसरी बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में, और मेरा ख्याल में हॉकी के बाद सबसे ज़्यादा और स्क्वॉश के बाद पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा टाइटल अगर किसी खेल में आया है तो वो स्नूकर है। तो आप समझते हैं उन खिलाड़ियों के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए जिसने पाकिस्तान के सब्ज़ लाली परचम को दुनिया भर में रोशन किया? किसी ने भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान का नाम रोशन किया, किसी भी किस्म की उसको डिसअपॉइंटमेंट फेस नहीं करनी चाहिए, चाहे वो खेल हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो आर्ट्स हो, कुछ भी हो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, खेल जो है ना वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है। स्पोर्ट्स इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज विच इज़ बिन स्पोकन इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ईजिली। तो स्पोर्ट्स को सब प्यार करते हैं, स्पोर्ट्स को सब समझते हैं। हज़ारों साल पुरानी स्पोर्ट्स की एक रिवायत है जो सब ममालिक, सारी इंसानियत आज तक जनरेशन बाय जनरेशन, नस्ल दर नस्ल उसको कंटिन्यू कर रही है।
तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब कोई स्पोर्ट्स में अपने किसी भी मुल्क का और हमारे जैसे मुल्क का अगर कोई रिप्रेजेंटेशन करता है, चाहे वो छोटे से छोटा हो चाहे वो बड़े से बड़ा हो, उसको वही रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, वही पजीराई मिलनी चाहिए जो एक टॉप क्लास क्रिकेटर को मिलनी चाहिए। तो इट्स नॉट वी डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट क्रिकेट, लेकिन उसको लेकर तो आए ऊपर तक ताकि वो उसको देख के और रोल मॉडल बने। जैवलिन की हम बात करते हैं, जैवलिन को लोग शायद जानते समझते थे, देखा जरूर जानते था। नहीं थे इतना कि उसकी अब- साइंस उसके लेकिन बारे में अब पता एक ही- चीज है, आप लोगों से मैं आज ग्राउंड बात पे कर रहा चले हूं। जाए तो हर बच्चा जैवलिन जो पकड़ने की लेकर कोशिश कर javelin throw करने के लिए तैयार रहता है। दैट इज द थिंग, आपने उसको स्कोप दिखाया ना। अब इमेजिन करें बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जूडो, टाइक्वांडो, इन सब चीजों में अगर एक एलीट लेवल स्कोप कंप्लीट हो जाए, खत्म हो जाए, तो क्या प्लेयर्स उसमें स्टेप इन करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये इस चीज को जिंदा रखना इस लेवल पे हम वहां तक अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन अगर यही मर गया, पहला स्टेप ही मर गया, तो 8वां स्टेप हम नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक अरशद नदीम के बाद आप कितने ही अरशद नदीम पैदा कर बना पाएंगे। सकते हैं, मिल सकते हैं आपको। Absolutely. इस मुल्क के अंदर है बिल्कुल कमी नहीं है टैलेंट की और सिर्फ तराशने की जरूरत है इस मुल्क के अंदर। फैजान अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सफुदुल्ला साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।